वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सारा दिन एक ही खबर और इस खबर पर हलचल मची रही पूरे मीडिया पर। आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा और हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं JIT की रिपोर्ट में। आज का हमारा ये नशरिया खुसूसी नशरिया है। जनाब औरिया मकबूल जान साहब सीनियर तजज़ियाकार तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब ने। इरफान कादिर साहब, क्या ये PTI की सियासी फतह है या नून लीग की अखलाकी शिकस्त? देखें, मैं इस पे तो जवाब नहीं दूंगा कि ये किसकी फतह है किसकी शिकस्त है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये पिटीशन PTI ने डाली थी और उस पिटीशन के जो कंटेंट्स हैं उसमें ये तमाम बातें लिखी हुई हैं जो कि JIT ने अपने रिपोर्ट में भी तस्करा किया है और उसमें उस लीगल फ्रेमवर्क का जिक्र है जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने ख़ुद 97 में पाकिस्तान में एहतसाब एक्ट के ज़रिए इंट्रोड्यूस कराया था और जिसको फिर जनरल मुशर्रफ के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 क्लॉज 5 बनाया गया। और आज वो कानून जो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी सियासी हरीफों के लिए बनाया था उसी कानून में उनकी अपनी JIT, उनके अपना बहाल किया हुआ सुप्रीम कोर्ट इनको ना सिर्फ कि उसमें से क्लीन चिट नहीं दे सका, बल्कि आज मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने मूरद इल्ज़ाम JIT ने ठहरा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान तो ऑलरेडी उनको डिस्क्वालीफाई भी कर चुके हैं। और इन हालात में इन 3 जजों के लिए तकरीबन ये नामुमकिन है कि उनको इसमें मज़ीद टाइम दें, ख़ास तौर पे जबकि एक जज साहब ने कहा है कि ये फ़ैसला सदियों याद रखा जाएगा, तो इसको ज़्यादा तख़ीर का शिकार अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये सदियों याद रखा जाना है तो फिर ये नेक्स्ट डेट पे मुझे लगता है ये फैसला हो जाएगा। जी जी। अच्छा इरफान खान साहब, 2-3 चीजें मुझे भी यही लगता है कि 11 तारीख को 17 तारीख को फैसला हो जाएगा। अच्छा, पहली बात एक तो यह है कि केस वहां भेजने वाला मसला है, वो तो चलो ठीक है। ये जो 2-3 चीजें ऐसी हैं, क्योंकि जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट और मामलात में इस वक्त एंटर हो रही है, इसके जो प्राइमरीज निकले हैं उसमें मतलब 2-3 चीजें जो इल्जाम लगाया JIT ने। एक तो यह है कि प्रोविजन ऑफ फेक एंड फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट, दूसरा है मैनिपुलेटिंग द फैक्ट, तीसरा कैमोफ्लेजिंग ट्रूथ और तीसरा मिसलीडिंग द सुप्रीम कोर्ट। ये बुनियादी तौर पे बजाते खुद बहुत बड़े ऑफेंस हैं। तो क्या इस पे अलहदा फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट के इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए इन लोगों के ऊपर? मेरे नज़दीक ये ऑफेंसेस बड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं है जितना कि क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 9 है, जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसकी सजा 14 साल है और 14 साल के अलावा तमाम प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट हो सकती हैं। लेकिन नैब के कानून में इनके लिए एक रास्ता भी है और उसमें ये कन्विक्शन से बच भी सकते हैं, और वो ये है कि इनको चूंकि वॉलंटरी रिटर्न का कभी ऑप्शन ही नहीं दिया गया। अगर चेयरमैन नैब इनको कहते हैं कि आप सारा पैसा जो बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है वॉलंटरली वापस कर दें, ठीक, तो फिर ये इस सारी चीज से बच सकते हैं, कन्विक्शन से भी बच सकते हैं। लेकिन वो पैसा कितना होगा वो कुदरती बात है, बिलियंस में होगा और इसमें मुल्क का बड़ा फायदा अगर वो पैसा वापस आ जाए। लेकिन ये प्ली बार्गेन, वो तो एक तो चला गया सर, आज पैसा कितने? प्ली बार्गेन नहीं सर, प्ली बार्गेन नहीं, वॉलंटरी रिटर्न। वॉलंटरी रिटर्न, जी वॉलंटरी रिटर्न। लेकिन उन्होंने अभी एक कानून बनाया है जिसके तहत उन्होंने शायद प्ली बार्गेन को रहने दिया और वॉलंटरी रिटर्न को खत्म कर दिया, वो भी इन्होंने बनाया है, उसमें भी फंसते हैं। मेरा ख्याल है अब इनकी उसमें भी शायद जी वही मैं कहता हूं, वॉलंटरी रिटर्न के ऊपर कोई मसला बना था, वो कानून में जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तहत किए हैं, कहने के बाद किए हैं, और उसमें भी मेरा ख्याल है ये फंस जाएंगे। लेकिन सर मसला यह है कि प्ली बार्गेन जब करेंगे तो प्ली बार्गेन आपको जो आपको एक्सेप्ट कि मैंने जो ऑफेंस कमिट किया है, बिल्कुल ये तो करना पड़ेगा ना आपको। यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भूल रहा था। ये जो नया कानून इन्होंने खुद बनाया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, परहैप्स उस कानून में अगर प्ली बार्गेन होती है तो फिर ये इनकी डीम्ड कन्विक्शन होगी, फिर ये नहीं बच सकेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा इरफान खान साहब, बात आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं, 2-3 चीजें बड़ी कमाल की इसके अंदर आई हैं। एक तो ये है, ऐसा लगता ये है कि आफ्टर जो कन्वेंशन हुआ है यूनाइटेड नेशन में पास हुआ एगेंस्ट करप्शन जो है, उसमें ये जो इनको इंग्लैंड की तरफ से जो वर्जिन आइलैंड से डॉक्यूमेंट मिले हैं और जो दुबई का जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डॉक्यूमेंट है, इसने तो बहुत पंडोरा बॉक्स खोल दिया इनके खिलाफ। वो आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन इस वक्त तो इतने बड़े पंडोरा बॉक्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। जी। ये जो भी प्रॉपर्टीज हमारे सामने अब तक आ गई हैं, अगर इन्हीं पे इनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो अब तो मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भी इसमें
2 से 3 माह में फैसला सादर फरमा सकता है अगर के मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाता है तो। जी जाहिर बात 2-3 माह में 3 माह सर, 2 से 3 माह। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत जल्दी प्रोसेस है, बहुत जल्दी। अच्छा उसमें ये नहीं, उसमें यह है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, जाहिर बात है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब केस चलेगा तो सबसे पहली बात है कि प्राइमेसीशिप तो खत्म हो जाएगी। जी, अब वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है, मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं कि 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई किया कर दिया है। हाँ। और ये 3 जज साहिबान में से एक ने कहा है सदियों ये फैसला याद रखा जाएगा, तो वो भी डिस्क्वालीफाई करेंगे इनको, वरना तो सदियों याद नहीं रखा जाएगा ना अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करते। क्योंकि अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो फिर ये लॉ को अनइक्वली अप्लाई करेंगे, और अगर अनइक्वली अप्लाई करेंगे तो वो सदियों याद नहीं रखा जा सकता। अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जहां पर एक इशू ये बनता है कि क्या उन्होंने तो दोनों ने खुद डिस्क्वालीफाई किया था, लेकिन क्या वो डिस्क्वालीफाई करके फैसला जो है इंप्लीमेंटेशन के लिए जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, या इलेक्शन कमीशन दोबारा प्रोसीडिंग शुरू करेगी इसकी? देखें, जो पिछले कोर्ट्स थे उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप डी नोटिफाई कर दें, ठीक, और उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था उसी प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए। और आर्टिकल 25 के तहत क्योंकि लॉ को इक्वली अप्लाई करना है, वो अगर ये फैसला कर देते हैं तो उसके बाद पहले अगर इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था डी नोटिफाई, तो अब भी हो जाएंगे डी नोटिफाई। लेकिन अगर इनकी वकला की टीम सामने आके स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में अगर कुछ ऑब्जेक्शंस लेती है कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के, तो लेकिन उसका इनके पास इखलाकी जवाज नहीं है, कानूनी जवाज है, लेकिन इनके वकील जो है इस वक्त इनका साथ नहीं देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से भी एम्बैरस ना हो। अच्छा एक और चीज जहां पर बिल्कुल टोटल लीगली लेवल पे, क्योंकि जाहिर बात है एक उन्होंने एक बात रोज कहते हैं हम जीआईटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब जीआईटी के कोई डिसीजन तो नहीं है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाके? वो ये शायद कहने की कोशिश करेंगे कि जीआईटी की रिपोर्ट मिसलीडिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इनको ज्यादा टाइम अब दे सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कंसेशन 2 माह मजीद इनको दे दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट में सारा प्रोसेस इतनी आहिस्ता चला है कि अब चूंकि ये अपने मुंह से सुप्रीम कोर्ट कह बैठी है कि सदियों याद रखा जाने वाला फैसला आने वाला है, तो पॉसिबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने कहने के मुताबिक उसको अब ये कौम के सामने साबित करना पड़ेगा, और ये नादिर मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो अपनी इम्पार्शियलिटी भी एस्टैब्लिश करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे एतजाज हसन साहब ने पहले आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नोशन को अब डिस्पेल करेगी। ठीक है। अच्छा एक बात का रोना बार बार रोया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि जेआईटी उनके फोन बार बार टैप कर रही है। फोन टैपिंग का क्या इख्तियार होता है इस तरह के केसेस में जब बात जेआईटी की तरफ जाती है? कादिर साहब कानूनी पहलू है वो, देखें फोन टैपिंग जो है ना वो एक साइड इश्यूज है, वो कौन टैप कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो सारे फैक्ट्स इस वक्त इसका कम से कम उसमें देखना ही, अगर टैपिंग हुई भी है तो उस टैपिंग से क्या इनको कोई प्रेजुडिस हुआ, इनको किसी ने प्रेशराइज किया। अगर टैपिंग सिंपलिसिटर है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई इसके केस की सेहत पे कोई असर पड़ेगा। अच्छा 2-3 चीजें और इसके साथ रिलेटेड जो अब दोबारा और बिल्ट हो गई, मसलन एक उन्होंने जज को जो उन्होंने फोन किया अहमद नूरानी ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया, और जाहिर बात है वाकई किसी भी प्रोटोकॉल के हिसाब से भी बहुत गलत बनता है कि आप जज को जाके फोन करें कि रॉन्ग स्टोरी लिखा। इसका क्या हो सकता है? क्योंकि उसके साथ जो रिलेटेड इशू ये निकला है कि उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है इश्तिहारात का, क्योंकि मैं खुद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं, मुझे पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो जस्ट के साथ, इंसाफ के साथ इश्तिहार नहीं देता, अपनी मर्जी के हिसाब से देता है। देखें जजेस को फोन करना, वो हमारे पास ये भी रिकॉर्ड है जो शहबाज शरीफ साहब जो एक साबिक जज साहब से बात कर रहे थे, वो जी मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन वो इस तरह की बात हुई थी। एक और जज साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे भी बात की गई थी। तो इस तरह की चीजें पहले भी सामने आ चुकी हैं, उसमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ था, और जिसने खास तौर पे जिसने टैपिंग की थी उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो अब जब जज खुद बातें करते हैं तो एक्शन नहीं होता, तो जीआईटी बेचारी ने कर दिया, तो फिर अगर एक्शन करेंगे तो इसका मतलब है कि लॉ को अनइक्वली अप्लाई कर रहे हैं, और अगर अनइक्वली अप्लाई करेंगे तो फिर आर्टिकल 25 वायलेट होगा। ये तो जज तो करते हैं, ये बात तो है। अच्छा अब एक और चीज इसके साथ रिलेटेड बात एक और जो है वो रिसेंटली जो एससीसीपी वाली बात आई है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया हुआ है कि एससीसीपी के साथ उन्होंने केसेस, और मेरे पास एफआईआर भी है सामने पड़ी हुई, वो 466 और 477 के तहत वो जो फोर्जिंग और ये वो उसका है। अब इसके ऊपर जो हुआ है, ये सेक्शन जो हैं
ये इन पे भी लगेंगे, मरियम नवाज पे भी और सैम नवाज, हसन नवाज पे भी? ये तो उसी सूरत में लगेंगे ना अगर के एससीसीपी के चेयरमैन कहेंगे कि मुझे प्रेशराइज किया गया। नहीं सर, लेकिन जो इन्होंने कोई रोल नहीं है, अगर इनका कोई रोल नहीं है और उन्होंने ऑन हिज ओन मोर लॉयल देन द किंग तो किया है तो फिर वो अलहदा बात है। लेकिन उस केस के मेरे पास फैक्ट सामने अभी नहीं है, तो मैं इसलिए मैं 3-4 चीजें सर बताता हूं, मैं 3-4 चीजें बताता ना। एक, इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट दिया तारिक शफी साहब ने कि मेरे 12 मिलियन रुपीस जो है मैंने फलां से लेके फलां जगह फलां दिया। उसके खिलाफ जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने पूरा कोर्ट्स का रिकॉर्ड निकाला, कस्टम का रिकॉर्ड निकाला। उन्होंने कहा कस्टम से कोई एक जिसे कहना एक छिटांक स्क्रैप भी वहां नहीं गया, बाकी मिल जाने दूर की बात है। फिर उन्होंने कहा ये 12 मिलियन डॉलर दिरहम की कोई डील नहीं हुई, हमारे रिकॉर्ड में कोई ऐसी डील जो है इन दोनों के दरमियान नहीं। एक तो वो उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को पेश किया और पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो था वो उसने मरियम नवाज ने पेश किया कि ये जो नेस्कॉल का ये मेरे खत जाली हैं, उन्होंने ओरिजिनल जो है वो उसकी वो डील निकाल के वो सामने रख दी। तीसरा एक और चीज है कि इन्होंने मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की। एक उन्होंने वर्जिन आइलैंड की कंपनी जो है FZE निकाल ली नवाज शरीफ साहब की अपनी, जिसका डिक्लेरेशन कोई नहीं है। ये जो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं टू मिसलीड द सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर फाल्सिफिकेशन है, इसका क्या बनेगा सर? इसका ये होगा कि पहले तो रेलेवेंट फोरम्स इसकी तफ्तीश करेंगे, ठीक, और उसके बाद ये चलान जो है वो अदालत में भेजा जाएगा, ठीक, और ये प्रॉबेबली ऑफेंसेस अट्रैक्ट होती हैं 468, 471, 419, 420, ये सारे प्रॉबेबली मेरा ख्याल है ये ऑफेंसेस अट्रैक्ट होंगी इसमें, और ये फिर अंडर द नॉर्मल लॉ ये केसेस जो हैं ये प्रोसीड करेंगे अगर के उनकी प्रोसिक्यूशंस ने ये समझा कि ये काबिले पेश रफ्त हैं। तो राइट इरफान साहब आप तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, और ये साहब भी हमारे साथ एज एन एनालिस्ट, एज ए सीनियर एनालिस्ट बैठे हैं। और ये साहब ये फरमाइएगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने सुना है जब भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो सामान ले जाने वाला या एविडेंसेस ले जाने वाला एक फाइल पकड़ता है, अपने कब्जे में लेता है और आराम से सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। लेकिन आज जिस अंदाज से एविडेंस को प्रेजेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए, डब्बों की सूरत में ऊपर बाकायदा चिपें लगी हुई थी एविडेंस की, ये क्या तरीकाकार था, ये क्या अंदाज था? नहीं, वो देखे 255 पेज की रिपोर्ट थी, साथ एविडेंस होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। इरफान खान साहब जानते हैं कि तमाम जितने भी वकला जब अपनी किताबें, क्योंकि इरफान साहब आपको याद होगा कि पूरी की पूरी ट्रॉलीज में किताबें लेके आते हैं वहां पर, तो आपको तो वो किताबें जो है ना, कभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके देखें, वो रोजाना हजारों किताबें सजाई जाती हैं, एक किताब को भी नहीं पढ़ा जाता। सारे वकील उसी से तो वकीलें फीसें लेते हैं। हाँ, कोई किताब नहीं पढ़ता वहां पे, जजेस भी के सामने भी किताबें पढ़ी होती हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ी होती हैं। लोग जो है जो साइल आए होते हैं घबराए होते हैं कि हम अदालत में बैठे हैं, पता नहीं क्या किताबें, अफलातूनी किताबें सामने रखी हैं बेचारों को। अच्छा, एक और इशू जो है जो कि बड़ा बदकिस्मत किस्म का इशू है, वो ये है कि जिसमें अभी आपके आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर पास करना पड़ा है कि जीआईटी के मेंबरान को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। ये किसी मुल्क की बदकिस्मती नहीं है इरफान खान साहब? बहुत ज्यादा। अब ये जो चीज है, अगर उनको को वाकई कोई थ्रेट है सीरियस तो फिर तो ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उनको इस वक्त क्या खतरा है। अगर जीआईटी को दिया तो उससे ज्यादा तो आप लोग इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करते हैं। सर, इससे ज्यादा सीरियस थ्रेट क्या होगा? वाजिद जिया साहब ने आज खुलकर कहा है, वाजिद जिया साहब ने आज खुलकर कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी फैमिली को तंग नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ टीवी चैनल पे उनके टिकट चले। सही है, अगर के उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं तंग नहीं किया जाएगा, और कल को ओरिया मकबूल जान साहब भी ये प्रोग्राम में बात करते हैं तो फिर इनको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। चले मैं उनके मतहत काम किया हुआ है, मुझे बाहर वाला थ्रेट भी पता है, अंदर वाला भी पता है। एब्सोल्युटली राइट जनाब। और मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान कादिर साहब अटॉर्नी जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं लीगली, उन पर बात करनी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।